हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। आपकी तरफ से बहुत मुझे फ़ोन आ रहे हैं क्वेरीज़ के। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और इस कठिन समय के अंदर जब पेपर सीबीएसई का ऑफलाइन होने जा रहा है, जो कि आपको उम्मीद थी कि ऑनलाइन हो जाएगा, तो उसमें आपने तैयारी ढंग से नहीं करी थी। तो मैं आपको इन वीडियो की हेल्प से आपकी मैं सारी तैयारी पूरी करा दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरी देखिएगा। ये नहीं कि 2 मिनट के बाद उसे बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं 4 सैम्पल पेपर मैं आपको करा रहा हूँ वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से है। वाकई ये बुक अल्टीमेट है। और चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप उनसे ये कहेंगे कि सर मैं इस तरह के सवाल कर रहा हूँ, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या ये सिलेबस से बाहर है। बस आप वीडियो को देखते रहिए और यहाँ से मुझसे सीखते रहिए। इस तरह अगर मुझे आपका प्यार मिलता जाएगा बच्चों, तो मैं सेकंड टर्म के लिए आपका पूरा सिलेबस आपके लिए सब्जेक्टिव तैयार कर दूंगा। पर मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज की डेट में मैं इस पेंडेमिक में युद्ध स्तर पर लग गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। और आप मुझे ये भी बताइए कि अगर मुझ में कोई कमी है, कमेंट बॉक्स में तो आप लिख के बता सकते हैं कि सर ये आपकी कमी है, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं ईगोस्टिक नहीं हूँ कि नहीं मैं इसे ईगो बना लूँगा, बल्कि आपका जो कोई फीडबैक होगा मैं उसे मोस्ट वेलकम करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और इस बुक का जो नाम है वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी है। ये डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखी है और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन बी हमने पूरा कर लिया था। अब सेक्शन सी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आप स्क्रीन पर सेक्शन सी पढ़ेंगे आप। सेक्शन सी हमने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर, ओहो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 37, साक्षी लिमिटेड। आप क्वेश्चन को रीड करिए, मैं भी रीड करता हूं। साक्षी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 4. द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 20,000 इन एक्सेस। सबसे पहली बात, 50,000 एप्लीकेशन मिली है, 20,000 एक्सेस हो गई, इसका मतलब हमें 70,000 एप्लीकेशन मिली है। दूसरी बात, एंड प्रोराटा मेड वाज मेड टू ऑल, इसका मतलब 70,000 को मैंने 50,000 दिए हैं, यानी कि रेशो बन गई 5:7 की। रेशो बन गई 5:7 की। अमाउंट पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 5। देखिए अंडरलाइन द वर्ड, आपको एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपने शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ा, वर्ड्स को ध्यान में नहीं पढ़ा, तो वहाँ पेपर में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आपने शब्दों को ध्यान से पढ़ लिया, मेरा मानना यह है कि हर बच्चे को अकाउंट्स बहुत अच्छी आती है। उसके टीचर ने, चाहे ट्यूशन टीचर है चाहे स्कूल टीचर है, उसे बहुत अच्छे से समझाया है। पर परेशानी इस बात की आती है कि आप उसे बहुत हाइपर में लेते हो, बहुत जल्दी पढ़ते हो और आप सवालों का ऑडिट करते हो, आप सवालों को करते नहीं हो हाथ से। और जब तक आपको सवाल अपने हाथ से नहीं करोगे, उसकी रिफाइनमेंट आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सवालों का ऑडिट मत करिए। खाली वीडियो देखने से काम नहीं होता, कॉपी पेन लेके बैठिए और फिर देखिए जैसे मैं सवालों को करता हूं आप उसी तरह से करेंगे तो आपकी बशर्ते रिफाइनमेंट होती जाएगी। आप मुझे बता भी सकते हैं। तो दूसरी बात, आपकी जो रेशो हुई वो 5:7 की हुई। ऑन एप्लीकेशन 5, अंडरलाइन द वर्ड अलोंग, अंडरलाइन द वर्ड अलोंग विद 50% प्रीमियम। अलोंग विद 50% प्रीमियम, इसका मतलब अगर मेरा 10+4 का शेयर है और वो कह रहा है एप्लीकेशन, अलोंग का मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 रुपये एप्लीकेशन में और उसने बोला विद 50% प्रीमियम। मेरा प्रीमियम कितना था? 4 रुपये का था। इसका 50% कितना हो गया सर? 2 रुपये हो गया सर, 2 रुपये हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब 2+1, क्योंकि वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। हाँ सर बिल्कुल इंक्लूडिंग प्रीमियम है। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, देखिए अब आपकी बैलेंस क्या बनेगी सॉरी, बैलेंस क्या बनेगा? आपका बैलेंस बनेगा 5 और 2 7 3 + 1। आप पहले ये चेक करिए कि क्या आपकी इमेज सही बनी है या गलत बनी, क्योंकि अगर इमेज गलत बन गई तो आगे आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। आपने इमेज देखनी है बेटा, इमेज देखिए आप।
सर हमने देख ली, इमेज बिल्कुल ठीक है। और उसने बोला वन शेयर होल्डर अनिका अंकिता हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हर शेयर वर फॉरफिट आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, नेट अलॉटमेंट मनी नोट पेड, नोट पेड बाय अंकिता। अलॉटमेंट मनी कौन कितनी उसने पे नहीं करी है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाहता है कि हमारा कॉल्स इन एरियर कितना है, हमारा कॉल्स इन एरियर कितना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और प्रोराटा केस है तो आपको पता है मैंने एक टेबल बनानी सिखाई है, फटाफट उस टेबल को बनाइए और फटाफट आंसर करते हैं। यहाँ देखिए मैंने कहा मुझे 70,000 वालों को हमने 50,000 शेयर दे दिए। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हुआ मेरा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हुआ मेरा 4,90,000। एप्लीकेशन मनी ड्यू ही 3.5 लाख। मेरे पास एक्सेस आया 1,40,000। मेरा अलॉटमेंट पे ड्यू होगा 1,50,000। मेरे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए 1,40,000। अब देखिए मैं कॉल्स इन एरियर निकाल सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ कॉल्स इन एरियर निकाल रहा हूँ, फटाफट होगा। कॉल्स इन एरियर निकालता हूँ। मेरा 1,50,000 माइनस 1,40,000 डिवाइड बाई 50,000 और यहाँ मुझे चाहिए होते हैं अलॉटेड, यहाँ मुझे चाहिए होते हैं अलॉटेड। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पूरा डिटेल में कर दिया और मैंने अलॉटेड मेरी जो रेशो थी वो 5:7 की थी। तो जो मेरे 7 अगर अप्लाइड है तो 500 शेयर मेरे अलॉट होंगे बेटा, 500 शेयर मेरे अलॉट होंगे, 500 शेयर मेरे अलॉटेड होंगे। तो मैंने यहाँ 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 10/1/5। ये मेरा आ गया बच्चों 100 रुपये। ये मेरा कॉल्स इन एरियर 100 रुपये आ गया। तो देखिए ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। आप इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, आप इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। देखिए मेरे को ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। मेरा पहला सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको पता है कि फॉरफीचर के टाइम में सिक्योरिटी प्रीमियम वही डेबिट होता है जो कि आपको नहीं मिलता। अब आपने अलॉटमेंट के टाइम पे देखिए, अलॉटमेंट पे आपका जो कॉल्स इन एरियर था, अलॉटमेंट के टाइम पे आपका जो कॉल्स इन एरियर था, अलॉटमेंट के टाइम पे आपका जो कॉल्स इन एरियर था, अलॉटमेंट के टाइम पर आपका जो कॉल्स इन एरियर अभी आपने अंकिता का निकाला, वो ₹100 था। इसका मतलब, और आपका जो एसपीआर ड्यू था, इसका अगर आप एसपीआर ड्यू देखते हैं तो आपका 500 इंटू 1 500 है आपका एसपीआर ड्यू है 500, जबकि कॉल्स इन एरियर बता रहा है 100 रुपये। तो मैंने आपको ये बताया था ये मेरा एक्सेप्शनल केस है। इसका मतलब ये है कि मुझे 400 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। इसका मतलब एक तो एसपीआर मेरा 100 रुपये कैंसिल होगा अलॉटमेंट का, और दूसरा एसपीआर कौन सा कैंसिल होगा जो मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे था, जो कि मेरा 1 रुपया था, और वहां पर मेरा एसपीआर कैंसिल होगा। एसपीआर कैंसिल होगा कितना होगा 500 इंटू 1 रुपया, डेट इज ₹500। आपका ₹600 रुपये आपका जो एसपीआर कैंसिल होगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चेक करिएगा 38 का ये आंसर है कि नहीं है। 38 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 39 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहां से शुरू हो रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 अभी मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं बेटा, आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। ये कुछ इसका कुछ पोर्शन ऊपर है बेटा, मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखिए आप क्वेश्चन को पहले रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 39 बड़ा लेंदी क्वेश्चन था लग रहा है मुझे।
कुछ बड़ा सा लग रहा है, आप पहले रीड करिए इसको। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। ऋषि एंड धर्मेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1. दे एग्री टू टेक तान्या into the partnership for 1/3 share and new profit ratio will be 5:3:4. 5 इसका मतलब मुझे ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। इसका मतलब अगर मुझे गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा तो मैं सेक्रीफाइस निकाल लूंगा। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year विच आर फॉलोज। 17 का, 18 का, 19 का मुझे लॉस दे रखा है, 20 का मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, 21 का मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है। और ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस 3 लाख वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह का सवाल हमने कर भी रखा है। रिपेयर, यानी कि इस सवाल के अंदर मेरी गुडविल से रिलेटेड सारी एंट्रियां आ गई। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपने ये 4 सैंपल पेपर अच्छे से कर लिए तो आप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा एक एक सवाल को, अगर मैं कहता हूं 100 सुनार की 1 लोहार की, ये 4 पेपर के सवाल आप पेपर से पहले कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। वनस्पत की आप सारी किताबों के सवाल उठाएंगे। आप कहते हो कि सर पेपर से पहले 3 दिन की छुट्टी है, एक एक किताब 3-3 दिन में, क्या 4-4 दिन में भी ख़त्म नहीं होगी। बट अगर आप इन सैम्पल पेपर की हेल्प लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द सब सिलेबस जो है वो बहुत इजी ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए, उन्होंने बोला, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर बोला कि भाई एडजस्टेड प्रॉफिट बताइए 2021 का। उसने आपसे बोला एडजस्टेड प्रॉफिट बताइए 2021 का। एडजस्टेड प्रॉफिट बताइए 2021 का। उससे मैं आगे पढ़ लेता हूं। और आगे वो बोलता है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बताइए। 39 में बोलता है कि एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बताइए। तो देखिए, गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी है, मेरे को क्या कभी से भी तो कैलकुलेट करना है एडजस्टेड प्रॉफिट। जैसा कि गुडविल के केस में मुझे पता है एडजस्टेड प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा। आप यहाँ देखिए, आप बेटा यहाँ आ जाइए बच्चों, यहाँ देखिए प्लीज़, यहाँ देखिए। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, जैसे जैसे मुझे सवाल बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे चेक करता जाऊँगा। जिस जिस ईयर में लोचा होता जाएगा उस लोचे को मैं ख़त्म करता जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले बोला ड्यूरिंग द मार्च, उसने बोला ड्यूरिंग द मार्च 2019 के अंदर लोचा है। तो सबसे पहले 19 की बात करते हैं। ये रहा 2019 में लोचा है। सर क्या लोचा था? मेरा एबनॉर्मल लॉस था। और इस एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड बैक कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको ऐड बैक कर दूंगा। सर ये एडजस्टमेंट हो गई, सर ये एडजस्टमेंट हो गई। फिर आइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2020, यानी कि ये वाला लोचा, 2020 का ये रहा लोचा जिसे मैंने ब्लू पेन से लिखा है। सर यहाँ पे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, 50,000 थे। जब आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, अगर आप उसे कम लिखेंगे तो आपका जीपी भी कम आएगा। जीपी भी कम आया होगा। अब मैं जीपी को बढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं जीपी को बढ़ा रहा हूँ, कितने से बढ़ा रहा हूँ, सर 50,000 रुपये से, सर 50,000 रुपये से। अब इसका एक इफेक्ट हो रहा है। सर कौन सा इफेक्ट है? कर तो लिया हमने। आपको बेटा भली भांति पता है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग बनता है, पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। तो जब आप अगले साल में गए होंगे तो आपने ओपनिंग स्टॉक को 50,000 से कम लिखा हुआ था, 50,000 से कम लिखा हुआ था। और उस 50,000 के कम लिखने की वजह से आपका जीपी बढ़ गया होगा, आपका जीपी बढ़ गया होगा, आपका जीपी बढ़ गया होगा। जैसे बीपी बढ़ गया, जैसे बीपी बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस 50,000 को क्या करेंगे, सर इस 50,000 को मैं माइनस कर दूंगा। इस 50,000 को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, इस 50,000 को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। सर एक बात बताइए, अगर 2022 का भी प्रॉफिट मुझे दिया होता तो क्या मुझे फिर दोबारा से ये जो स्टॉक है इसकी एंट्री ऐसे ही चलती, कंटिन्यू में चलती, सीक्वेंस में चलती? नो बेटा। मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बनता है। मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा,
क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक बनता है, कभी भी ओपनिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनता। तो आप जो गलतियां करते हो मैं उसके ऊपर मद्देनजर आपको बातें बताता हूं जो मैं कॉपी में चेक करता हूं। आप कंटिन्यू सीरीज में चल पड़ते हो। मैं बार बार बोलता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनता है, अगले साल का ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग नहीं बनता। तो मेरी कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। तो देखिए मेरी ये भी एडजस्टमेंट हो गई, मेरी ये भी एडजस्टमेंट हो गई। अब आ जाइए, रिपेयर टू कार अमाउंटिंग 50 वाज रॉन्गली डेबिट टू कार अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये सर 1 अक्टूबर 2018 कहाँ लाई करेगी? देखिए इस साल में लाई करेगी। सर क्यों लाई करेगी? क्योंकि ये साल शुरू हुआ था 1/4/18 से 31/3/19। तो अक्टूबर की डेट मेरी यहां पर लाई करेगी, अक्टूबर की डेट मेरी यहां पर लाई करेगी। और यहां मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने क्या घटना घटित कर दी, आप ये देखिए। मैंने कहा मैंने एक रिपेयर कराई 50,000 की, जो मैंने रिपेयर कराता हूं डेट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने इसे कार में डेबिट कर दिया, मैंने इसे कार में डेबिट कर दिया, मैंने इसे कार में डेबिट कर दिया, इसको मैंने कार में डेबिट कर दिया। इसका मतलब मैंने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। सर मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। अब मुझे रेक्टिफाई करना है, तभी मेरा प्रॉफिट एडजस्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप यहां देखिए, आप यहां देखिए, यहां देखिए बेटा, आपका 31/19 में क्या हुआ? आपने इसे कार में डेबिट करा, यानी कि इस 50,000 को आपने P&L में नहीं लेके गए। आप इस 50,000 को P&L में नहीं लेके गए क्योंकि आपने इसे कार में डेबिट कर दिया। तो P&L में रिपेयर के नाम से अब फॉरवर्ड कर दो, अब ट्रांसफर कर दो। तो जब फॉरवर्ड करोगे या ट्रांसफर करोगे तो यहां क्या होगा? सर यहां 50,000 रुपये का घाटा हो जाएगा, यहां 50,000 रुपये का घाटा हो जाएगा क्योंकि मैंने रिपेयर P&L में डाली ही नहीं। हाँ जी सर, नहीं डाली। अब आ जाओ सिक्के के दूसरे पहलू पे। बेटा जब आपने इसे कार में डाल दिया, आपने इसे कार में डाल दिया और आगे लिखा हुआ है कि इस कार पे आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, गलती पे गलती कर दी। एक तो रिपेयर में नहीं डाला, कार में डाल दिया, और कार में आने के बाद आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया, जो कि डेप्रिसिएशन उसका बनता ही नहीं था। तो इस साल में आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया, यहां देखिए, यहां पर इस जो आपने ये जो लॉस निकाला हुआ है, ये जो लॉस निकाला हुआ है, इस लॉस में आपने डेप्रिसिएशन भी लगा रखा था, आपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी लगा रखा था। आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना है? नलीफाई करना है, खत्म करना है। कैसे करूंगा? मैंने जो डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा था, उस डेप्रिसिएशन को मैं यहां पर क्या कर दूंगा? सर यहां पर इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, यहां पर इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। सर मैंने ऐड करा, मैंने ये 1 अक्टूबर को ली तो मैंने यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो 10% था अंडर WD मेथड, अंडर WD मेथड। तो मैंने यहाँ पर 50,000 का 5% हो गया, 10% हुआ 5,000, तो 6 महीने का हुआ 2500। अब डेप्रिसिएशन जो होता है, आपने 11th में पढ़ा, डेप्रिसिएशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस, डेप्रिसिएशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस। इस साल भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा, उससे अगले साल भी लगाया होगा, उससे अगले साल भी लगाया होगा। डेप्रिसिएशन इज आवर कंटिन्यू प्रोसेस। और आपने WDV मेथड लिया तो आपने ये देखिए, आपके पास 50,000 की कार थी, आपने पहले साल में 2500 डेप्रिसिएशन लगाया, आपके पास बच गई 47,500। इस साल आपने पूरा डेप्रिसिएशन लगाया होगा, आपने इस साल पूरा डेप्रिसिएशन लगाया होगा, फिर आपने यहाँ से 4750 माइनस किया होगा, उसके बाद बचा 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 गया 2, फिर यहां पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा +4275। देखिए मेरी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, एक बार देखिए। अब इसके बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट जिस साल का चाहिए 21 का निकाल लेंगे, फिर मुझे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, वो भी मैं निकाल लूंगा। तो मेरा आंसर देखिए आ गया। मेरा जो काम बेसिक, जो मेरा कॉन्सेप्चुअल काम था वो खत्म हो गया। अब मेरा काम क्या रह गया? कैलकुलेशन वर्क। तो देखिए मैं कैलकुलेशन करता हूं, मैं यहां इसे मिटा देता हूं, यहां मैंने इसे मिटा दिया। तो आप यहां देखिए, यहां पर पहले साल का क्या आ जाएगा? सर पहले साल का आ जाएगा 3
88,480। सर ये पहले साल का आ गया, दूसरे साल में कोई चेंज नहीं हुआ। ये आ गया मेरा 299। बड़ी गंदी गंदी फिगर है भाई, कैसी कैसी फिगर है, टोटल कौन करेगा। तीसरी आ जाइए, ये 50,000 नेगेटिव का, 50,000 नेगेटिव का, 2 लाख प्लस का, 2,02,500, 2,02,500। ये कितना आ गया, ये आ गया 5,50,000, 5,54,750, 5,54,750। ये आ गया 5,54,750। और 21 का आ गया, 21 का आ गया 6 लाख में से 5, 50,000 5 50, 5,54,275 रुपये। कितना आ गया, 5,54,000। ये जो आपका आएगा ये क्या आएगा सर, ये आएगा मेरा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। ये मेरा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। जरा इसका मुझे कोई बच्चा टोटल करके बताओ। सर मैंने निकाल लिया, कमेंट बॉक्स में आया, एक मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ, उसने बोला सर मैंने टोटल निकाल लिया। जब तक आपने किया, ये टोटल आ रहा है 20 लाख रुपए। सर ये टोटल आ रहा है 20 लाख। उससे पहले कि मैं अपना सवाल निकालूं, मुझे बोला है एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021। एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट 2021 का आ रहा था, देखिए ये रहा 5,54,275। बड़ी फिगर मिलती जुलती है, 5,54,275 इज आवर राइट आंसर। आप चेक करिए कि क्या मेरा ये आंसर सही है। उसके बाद मैं क्वेश्चन 40 को चलता हूं। क्वेश्चन 40 में पूछा है, क्वेश्चन 40 में पूछा है एवरेज एडजस्टेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसमें हमसे पूछा गया है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा। सर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया 4 लाख रुपए। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया 4 लाख रुपए। अब मैं ऑप्शन को चेक करता हूं कि एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मेरा कितना आ गया। सर 4 लाख रुपए, सर 4 लाख रुपए आया। डेट इज द ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये मेरा सवाल 40 भी हो गया, बड़ा लंबा सवाल हो गया ये। अब आ जाइए क्वेश्चन 41 की तरफ। क्वेश्चन 141 पहले आप रीड कर लीजिए, फिर हम दोबारा से अपने फैक्ट के पास जाएंगे, तब करेंगे। तान्या डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आता है तो हम न्यू पार्टनर को करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू सेक्रीफाइस पार्टनर करते हैं। जैसे ही मैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करूंगा मेरा हाथ रुक जाएगा। सर क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो ये एंट्री होती है वो सेक्रीफाइस रेशो में होती है। और मैंने सवाल को पहले ही पढ़ लिया था कि मुझे यहाँ पर नई रेशो दे रखी थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालूंगा, जो कि फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और मैं पुराने पार्टनर की सेक्रीफाइस रेशो निकालूंगा ओल्ड माइनस न्यू से। तो मैं अभी, और उसके बाद वो पूछता है डज नॉट ब्रिंग कैश, कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी डेबिटेड टू क्रेडिटेड टू। तो मैं पहले अपनी इसका मतलब वो गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री मेरे से मांग रहा है, जो गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आया। हालांकि यहाँ पर कैपिटल और करंट दोनों लिखा हुआ है। नॉर्मली केस में बेटा मैं ये कहता हूँ कि जब कोई पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आता है तो आप न्यू पार्टनर को करंट अकाउंट को डेबिट करिए। हालांकि किताबों के अंदर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट लिखा गया है, दोनों ही सही हैं, पर मैं फेवर करता हूँ कि आप न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करिए। इसका रीज़न मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा अभी आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस में होती तो मैं इसका रीज़न बनाता कि क्यों मैं पार्टनर करंट अकाउंट के फेवर में जा रहा था। तो देखिए अब मैं यहाँ पर अपने सवाल के हार्ड फैक्ट की तरफ जाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा वर्किंग नोट निकालूंगा। सर अब मैं निकालूंगा, मेरा सवाल यहाँ आ गया है, अब मैं यहाँ पर निकालूंगा सेक्रीफाइस रेशो। वो होता है ओल्ड ऋषि और धर्मेंद्र।
ये आ गया आपका 4/5, ये आ गया आपका 1/5, माइनस 5 बटा कितना हो गया 5 और 3 8 और 4 12, 5/12 माइनस 3/12 निकालो ये आ गया 60 एलसीएम, तो ये आ गया 12 पंजे 60, 12 चौक 48 माइनस 25 दैट इज 23/60, ये हो गया सेक्रीफाइस। ये क्या हो गया बेटा 60, ये आ गया आपका 12 12 आ गया 12 पंजे 60, 12 माइनस 12 पंजे माइनस 15, ओहो ये क्या आ गया, ये तो लोचा हो गया, ये तो लोचा हो गया। क्या हो गया सर, ये तो लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया, ये तो माइनस में आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। तो आपको जनरल एंट्री पता है कि गेन वाले केस में आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ती है, डेट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। और ये जो मल्टीप्लाई होता है, ये जो शेयर का मल्टीप्लाई होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, गुडविल ऑफ द फर्म से। मुझे गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे गुडविल तो मैंने निकाली ही नहीं, गुडविल तो मुझे पहले बोला गया था, गुडविल तो मैंने निकाली नहीं। चलिए मैं अब गुडविल निकाल लेता हूँ, चलिए मैं अब गुडविल निकाल लेता हूँ। सर कैसे निकालूंगा, आपको पता है कि आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट गुडविल कितना आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल आएगी आपका जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया था 5 साल का, जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया था 5 साल का, वो कितना आया था, 4 लाख रुपए आया था। हाँ सर 4 लाख रुपए आया था, पक्का सर 4 लाख रुपए आया था। एक बार चेक करने दो, मैं भी थोड़ा कभी कभी गजनी बन जाता हूँ बेटा, मैं भी कई बार गजनी बन जाता हूँ। मैं भी ज़रा चेक कर लेता हूँ कि हाँ 20 लाख बटा हाँ 4 लाख आया था। और मुझे गुडविल ऑफ द फर्म कितने ईयर की निकालनी है, मुझे यहाँ पर निकालना है 3 ईयर परचेज। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी मेरी, 12 लाख रुपए हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। अब यहाँ पर किसका शेयर निकालना है मुझे निकालना है तान्या शेयर ऑफ गुडविल, तान्या शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 12 लाख गुणा में कितनी थी, 4/12, कितना था 4/12, डेट इज गुडविल भी आई उसके हिस्से की 4 लाख, उसके हिस्से ही गुडविल आ गई 4 लाख, ये भी मेरा निकल गया। अब मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी है, आप पहले इसे नोट करिए, फिर मैं जर्नल एंट्री बनाता हूँ। फिर जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपका फाइनल आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, बड़ा ही धांसू सवाल बनाया गया सर ने ये, देखिए आपका ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, इसी फैक्ट को लेके चलेंगे आगे। तीन बटा 60 की मेरी एंट्री आ गई। हाँ यहाँ पर मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ कि इसका मतलब सिर्फ ऋषि ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो गुडविल का पैसा जो नहीं लेके आया है 4 लाख रुपए, जो गुडविल का पैसा ये नहीं लेके आया, जो कि इसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, वो ये सारा पैसा किसको मिलेगा, ऋषि जी को मिलेगा। ये सारा पैसा किसे मिलेगा, ऋषि जी को मिलेगा। अब रही मेरी इस एंट्री की बात, इस एंट्री के बाद जो 3/60 गेन कर रहा है, तो मेरी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो हमने चेंज इन पीएसआर में सीखा। तो 3/60 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं सर, 3/60 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा गुडविल ऑफ द फर्म से। मैंने गुडविल ऑफ द फर्म 1 2 3 4 5 से मैंने डिवाइड करा, तो ये मेरा निकल कर आ गया 60,000, ये मेरा निकल के आ गया 60,000। तो देखिए मेरी जनरल एंट्री बनेगी। मैं यहाँ पर, आपने ये नोट कर लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अब मैं चलता हूँ आगे, मेरा जो अगला क्वेश्चन 3041 है, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसकी जनरल एंट्री बना रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी जनरल एंट्री बना रहा हूँ। मैंने कहा तान्या, यहाँ पर मैं ले जाता हूँ इसको, चल बेटे यहाँ आ जा तू। मैंने कहा तान्या करंट या कैपिटल अकाउंट डेट इज 4 लाख। और देखिए अब मेरा और कौन सा गेनिंग कर रहा था, धर्मेंद्र गेन कर रहा था, धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था सर, 60,000 था। डेबिट
टू ऋषि कितना हो जाएगा 4,60,000, 4,60,000। आप चेक करिए कि ये वाली जो एंट्री है आपकी किस ऑप्शन के अंदर है। मैं पहली ऑप्शन पढ़ता हूँ, ऋषि कैपिटल डेबिटेड 4,60,000। सर ये तो है नहीं, ये तो क्रेडिट है, तो ये एंट्री तो हो ही नहीं सकती। ऋषि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,60,000, ऋषि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 4 लाख से, धर्मेंद्र कैपिटल डेबिट हो रहा है 60,000 से, पर तान्या कैपिटल डेबिट हो रही है 4 लाख से। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। ऋषि कैपिटल क्रेडिट विद 4,60,000, धर्मेंद्र कैपिटल डेबिटेड विद 60,000, तान्या कैपिटल डेबिटेड विद 4 लाख। तीसरा आया ऋषि कैपिटल क्रेडिट विद 4,60,000, धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 60,000, तान्या करंट अकाउंट डेबिटेड विद। ओके ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर का मोटिव है कि वो गुडविल पैसा लेकर नहीं आया, तो हमारी ये जो मैंने बोला था करंट अकाउंट को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो देखो मेरे को वैसे देखा जाए तो बी अगर मैं कैपिटल अकाउंट को करता हूँ, धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 से और ऋषि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 4,60,000 से, तान्या कैपिटल डेबिट किया 4 लाख से, तो वैसे तो एंट्री तो ये भी सही है, पर मैंने आपको ये बताया कि जब मैं गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आता हूँ तो मैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करता हूँ। तो आप ये देखिए मेरी ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तान्या करंट अकाउंट डेबिट हो गया, तान्या करंट अकाउंट डेबिट हो गया। जब गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आता तो मैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करता हूँ इंस्टेड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप नोट करिए, देखिए हमारे इस सेक्शन के सारे सवाल हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मैं जरा यहां से नीचे से सेट कर दूं इसको। ये आ गया, ये छुप जाता है नीचे जाके। क्वेश्चन नंबर 42, पहले मैं इसको और नीचे ले लूं तो पूरा बोर्ड पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अब आ रहा है? हाँ जी, आ गया सर, आ गया। छुप जाता है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पहले आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 42 आप पहले रीड करिए। असर्शन रीजनिंग के सवाल में हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि असर्शन रीजनिंग को इंस्टेंटली नहीं किया जा सकता, इसको सोच के करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है बेटा। सबसे पहले उसने बोला इश्यू ऑफ डिबेंचर आर ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग व्हेन द डीज डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन दे आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। हाँ सर, ये तो आपने हमें बहुत अच्छे समझाया, जब हम रेशियो एनालिसिस करा तो वहाँ पर हमने देखा हमारी करंट रेशियो चेंज हुई, पर डेब्ट इक्विटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि इसका नेचर चेंज हो चुका था। तो आपका देखिए असर्शन क्या होगा सर? असर्शन तो हो गई सही। अब डिबेंचर आर ऑलवेज शोन एज नॉन करंट लायबिलिटी वेदर दे आर इशूड और रिडीम। नो बेटा, जो डिबेंचर जो होते हैं हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होते, रिडेम्पशन के टाइम पे वो करंट बन जाते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई रोंग। तो इसका मतलब ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 पे। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 43, 44 दोनों अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 44 दोनों करते हैं। आज का मेरा बेटा ऑब्जेक्ट है कि पेपर नंबर 3 को मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे मुझे रात के 10 ही क्यों ना बज जाए। यहाँ पर अभी 9 बजे हैं, 9 बजने में 5 मिनट हैं, मैं इस पेपर को ख़त्म करके ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा। पिक आउट द ओड वन, यानी कि इसमें कौन सी ऐसी आइटम है ओड, ओड मतलब अटपटी, कॉमन नहीं है। तो आप ये देखिए, आपको पता है पेटेंट्स, सर पेटेंट्स तो मेरा नॉन करंट एसेट्स होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर नॉन करंट एसेट्स होता है। डिज़ाइन मेरा नॉन करंट एसेट होता है। पर ऐसी लूज टूल्स ऐसी चीज़ है जो मेरी अलग से है, ये इस फैमिली का पार्ट नहीं है। तो जो जिस फैमिली का पार्ट नहीं है तो वो अलग से नज़र आएगा, और हमें यही देखना है
कि इसमें अलग कौन है, तो मेरा अलग अलग कौन सा है, ओड कौन सा है इसके अंदर, तो बच्चों मेरा आंसर होगा लूज टूल्स, लूज टूल्स। अब वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सी ऐसी चीज है जो कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रेजेंट नहीं करती, वो कौन सी चीज है जो नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रेजेंट नहीं करती। आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ नहीं करती है, आपको बड़े अच्छे से पता है। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन आज मैंने रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन बताई थी। तो देखिए एक एक करके चेक करते हैं। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ सर ये तो प्रेजेंट करती है, ये तो फार्मूला होता है। नॉन करंट एसेट्स पर वर्किंग कैपिटल, हाँ सर ये भी होता है, सर ये भी होता है, हाँ सर ये भी प्रेजेंट करता है। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ये भी प्रेजेंट करता है, सर शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी ये प्रेजेंट नहीं करता है, ये प्रेजेंट नहीं करता। तो मेरा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा प्रेजेंट नहीं करता। जिनको कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले अच्छे से आते होंगे वही कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि आज का जो पेपर है, इस ज़माने का जो पेपर है पेंडेमिक का, और धीरे धीरे आगे वाले टाइमों में भी अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप अकाउंट्स करना मुश्किल होगा, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी तो अकाउंट्स करना मुमकिन है, इजी है। तो चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हाँ सर केयरफुली ही पढ़ेंगे, जब आपने बोला है केयरफुली पढ़िए, हम कोशिश करते हैं कि केयरफुली पढ़ते हैं। नंबर 1, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस इज ए लिमिटेशन, हाँ सर ये तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, होती है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सर ये क्या सही है, हाँ सर ये भी सही है। सर कैसे सही है, सर कैसे सही है, आपको पता है टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये कहता हूं वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो आप ये देखिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। आपको ये पता है कि अगर मैं देसी बैलेंस बनाऊं, अगर मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट को माइनस कर दूं तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। सर ये सही है, ये सही है। अब आ जाइए, टोटल करंट लायबिलिटी इज इक्वल, नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, नो ये तो हो ही नहीं सकता। टोटल एसेट्स में से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करता हूं तो मेरी करंट लायबिलिटी आती है, तो ये नहीं हो सकता, आइडल ये नहीं हो सकता था। ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर, ओहो ये क्या हो गया, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। बेटा थोड़ा सा नीचे कर गया, ये कहाँ छुप गया, देखिए आ गया, हाँ आ गया। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। आप आंसर को देखिए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो आंसर होगा, एक बार दोबारा देखिए, इसके अंदर जो आपका आंसर बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा 45 का, वो क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। एनालिसिस कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टर आर क्राइटेरिया इज नोन एज, सर ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये तो एक्सटर्नल होते हैं, तो मेरा आंसर आएगा एक्सटर्नल एनालिसिस, मेरा आंसर आएगा एक्सटर्नल एनालिसिस, मेरा आंसर आएगा सर एक्सटर्नल एनालिसिस, मेरा आंसर आएगा एक्सटर्नल एनालिसिस। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेट है। आपको ये पता है, मैं फटाफट करता चला जाता हूँ। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, सर मेरा वो करंट एसेट्स होता है, तो ये हो गया इसका
ये हो गया इसका फर्स्ट का हो गया डी। कॉल इन एडवांस मेरा करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी होता है। पब्लिक डिपॉजिट मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, और माइनिंग राइट मेरा नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल होता है। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए। फर्स्ट का डी, ये देखिए यहाँ मिल गया मुझे, इन तीनों में देखो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, तो मुझे और ज़्यादा चॉइस करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 अब तो ख़त्म होने वाला है। अब इसमें मुझे ये बताना है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ चल झूठी। इनकरेक्ट का मतलब क्या है? चल झूठी। एक बच्चे ने बोला सर आपने जो पुरानी वीडियो के अंदर झूठी की स्पेलिंग लिखी थी वो गलत लिखी थी। हाँ बेटा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने झूठी की स्पेलिंग दूसरी तरीके से लिखी थी, अब मैंने प्रॉपर तरीके से आपने मुझे बताया तो मैंने लिख लिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चल झूठी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, किसके बारे में बताना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताना है। ये जो बात मेरे को बतानी है, ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के लिए झूठी है? तो क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। सर ये बात तो ट्रू है, सच्ची है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, आपको पता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, अरे सर ये क्या दे दिया, अरे सर ये क्या दे दिया, ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम। सर ये क्या आ गया? ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, ये आपको नेट प्रॉफिट से अगर आप रिवर्स चलोगे, आपने ये देखिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये आपका नेट प्रॉफिट है। हाँ सर है। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ क्या आ गया? इनडायरेक्ट इनकम। अगर मैं नेट प्रॉफिट में प्लस कर देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? रिवर्स गाड़ी में जीपी मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा? जीपी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी मेरी ट्रू है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिवेन्यू प्लस ग्रॉस लॉस होता है। तो ये क्या है? ये है सर चल, ओहो फिर गलत लिख रहा था, चल झूठी। चल झूठी, तो मेरा जो ऑप्शन नंबर डी है वो मेरा इनकरेक्ट होगा, चल झूठी होगा। वो मुझसे चल झूठी पूछना चाहता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया चल झूठी। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरे जो टोटल डेट है 15 लाख है, वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख है, करंट एसेट 4,40,000 है, नॉन करंट एसेट्स इज 1.5 टाइम द लॉन्ग टर्म डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो। अरे यार ये क्या दे दिया? दूर दूर तक मुझे पता है प्रोप्राइटरी फंड का, प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। यहाँ तो मुझे दूर दूर तक इस बात का नहीं पता। अब मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे। सर कैसे बेलूँ? और मैंने आपको बोला कि रेशियो एनालिसिस इज जस्ट लाइक ए अभिमन्यु का चक्रव्यूह। आपको अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ना है। अब देखिए आप कैसे उस चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। तो आप ये देखिए मैं कहाँ से उठाऊं? सर मैंने पहले उठाया वर्किंग कैपिटल। मैं अपने सारे अस्त्र निकाल लूँगा और मारूंगा एक एक करके कि देखूंगा कौन सा अस्त्र मेरा निशाने पे जाके लगता है। तो मैंने कहा सर वर्किंग कैपिटल, यहाँ से उठाता हूँ। सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे 2.5 लाख दे रखी है। हाँ सर। मुझे करंट एसेट्स 4,40,000 दे रखी है। मैं यहाँ से करंट लायबिलिटी निकाल लेता हूँ। सर करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 4,40,000 माइनस 2,50,000। ये हो गया मेरा 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 1,90,000 मेरी करंट लायबिलिटी हो गई। अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1,90,000 है, अब मैं इसको उठाता हूँ। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मैंने यहाँ उठाया, इसे उठाया, ये मेरा कितना आ गया? सर ये आ गया मेरा 15 लाख इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी मुझे पता नहीं है, प्लस करंट लायबिलिटी था मेरा 1,90,000। यहाँ से मुझे नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म पता लग गया, डेट इज 15 लाख माइनस 1,90,000। अगर मैं 2 लाख घटाता हूँ तो पूरा आता है 13 लाख। तो ये हो जाएगा 13,10,000।
सर अब इन्हें 13,10,000 निकाला तो यहाँ पे मैंने कौन सा झंडे गाड़ दिए, क्योंकि मेरे को ये पता है नॉन करंट एसेट्स इज, मुझे टोटल एसेट चाहिए, मुझे टोटल एसेट चाहिए, और टोटल एसेट इज द सम ऑफ, टोटल एसेट इज द सम ऑफ नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल एसेट चाहिए। सर बताओ कहाँ का सवाल एग्जामिनर कहाँ ले गया, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, मुझे ये चाहिए। अब देखिए मैं कहता हूँ मुझे नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है, सर नॉन करंट एसेट दे रखी है 13,10,000 का 1/5 गुना, 13,10,000 का 1/5 आप मल्टीप्लाई करके बताएंगे। मुझे कोई बच्चा बताएगा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? प्लीज़ बेटा मेरी हेल्प करिए, मैं थक चुका हूँ कैलकुलेशन कर करके। आप मुझे बताइए कि मेरी कैलकुलेशन में कितनी आएगा, प्लीज़ बेटा बताइए मेरे को। सर एक ने बताया सर ये आएगा 19,65,000। तो आप देखिए आपने यहाँ लिखा 19,65,000 जमा करंट एसेट्स आपको गिवन था 4,40,000। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने मुझे ये लिख के बताया है, इसको टोटल बताया है, वो बिल्कुल ठीक बताया होगा। तो आप ये देखिए 19,65,000 जमा 4,40,000 ये आ गया 24,05,000। चलो सर मुझे टोटल एसेट्स तो एटलीस्ट मिली, मुझे अपनी रेशो का 24 लाख कितना बता रहे हो सर? सर 24,05,000, सॉरी बेटा मैंने गलत लिख दिया था, 24,05,000 मेरा एक मिल गया, मुझे टोटल एसेट मिल गई। अब देखिए मैं अपना शेयर होल्डर फंड निकालना चाहता हूँ। मैं शेयर होल्डर फंड अपने देसी तरीके से निकालूंगा। आप ये देखिए मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, यहाँ पर मैं निकालूंगा अपना, इधर देखिए यहाँ निकालूंगा मैं शेयर होल्डर फंड। मुझे पता है अगर टोटल एसेट मेरा 24,05,000 है तो टोटल लाइबिलिटी भी मेरी 24 लाख, सॉरी ये बार बार 50,000 क्यों आ जाता है भाई। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी टोटल एसेट अगर 24,05,000 है तो मेरी टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होगी? सर मेरी टोटल लाइबिलिटी भी होगी 24,05,000। और मुझे पता है यहाँ जो टोटल डेट है वो मेरा कितना था, 15 लाख था, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब शेयर होल्डर फंड कितना हो गया मेरा? शेयर होल्डर फंड हो गया 15 में से गए 24 में से गए 15, 14 में से 5 गए 9, 9,05,000 मेरा शेयर होल्डर फंड हो गया, 9,05,000 मेरा शेयर होल्डर फंड हो गया। तो मेरी प्रोप्राइटरी रेशो आई 9,05,000 डिवाइड बाय 24,05,000 था कि 24,65,000 था? 24,05,000। तो बच्चों ये मेरा निकल के आ रहा है, एक बच्चे ने बताया सर ये आ रहा है 0.38:1 अप्रॉक्सीमेटली, देन डी इज़ योर राइट आंसर। डी इज़ योर राइट आंसर, आप इसे नोट करिएगा। चलिए 5 क्वेश्चन रह गए हैं और वीडियो की लेंथ कितनी बढ़ गई है मेरी? वीडियो मेरी अभी 48 मिनट की 48 मिनट की है, 1 घंटे तक, 1 घंटे में मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, जीपी दे रखा है 25% कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ द रिवेन्यू ऑपरेशन। सबसे पहले तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो सबसे पहले जो जो मेरे को दे रखी है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 10% हो गया 80,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कह रहा है 4 गुना है, तो ये हो गया 3,22,000। मेरा ये टोटल हो गया 4 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आ गई, चलो एक चीज़ तो मिली, एवरेज इन्वेंट्री आ गई मेरी 1 2 3 4 5, 2 लाख। अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। मुझे पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स मेरी दे रखी थी 8 लाख की, जीपी मुझे कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो मैं इसे x/4 और ये मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पर मैं करता हूँ x उधर चला गया 4x 3x, ये पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाके, तो 4x 5x/4 इज इक्वल टू 8 लाख। तो x आ गया मेरा 8 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 1,60,000। ये आ गया मेरा
40,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो मेरा आंसर आएगा 3.20 टाइम्स, ये मेरा 3.20 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी। आप ये भी चेक करिए। 50वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 फटाफट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, 51 तो कर लिया हमने, नहीं 51 करना है। एक नीचे नाच रहा है 51, 51 अभी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। ज़रा मैं चेक करता हूँ क्यों नहीं आ रहा भाई स्क्रीन पे। तू आजा मेरे भाई, क्यों दुखी कर रखा है तूने। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चल बेटे नीचे आ जा तू, अब तेरे को मैं यहाँ नीचे देखूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 और 52 दोनों मेरे स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोनों को आप पहले रीड करिए, फिर मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए फिर मेरी वही स्लोगन आ गया, चल झूठी, चल झूठी। फॉल्स मतलब चल झूठी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द पोस्टमार्टम ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यस ट्रू। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन, ट्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नोट फ्रॉम फ्री वायस, ट्रू। टैक्स अथॉरिटी डू नॉट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज चल झूठी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ नहीं लेना होता? लेना होता है सर, क्यों नहीं लेना होता? उसी के हिसाब से तो हमारा केस स्कूटनी में लगाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए समय ज़्यादा ना खराब करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। असर्शन का क्वेश्चन है, आप एक बार रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 52, डिबेंचर आर नॉन करंट लायबिलिटी बट इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन डिबेंचर विल बी नो इफेक्ट इन द। हाँ देखिए, अभी मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था वो चीज़ आपके सामने आ गई। मुझे नहीं पता था ये सवाल आगे आ जाएगा, तो कई बार कुछ कुछ कंसेप्ट मैं ऐसे बोलता हूँ जिसका आगे आपको मिल जाएगा, तो आपको ये पता है कि हाँ सर ये तो रीज़न हो गया, बिल्कुल राइट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, ये रीज़न हो गया मेरा राइट। और मैंने आपको कहा रिडेम्पशन डिबेंचर विल इफेक्ट ओनली करंट रेशियो बिकॉज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एज करंट लायबिलिटी। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन करा था, 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था। मैंने डेब्ट इक्विटी में भी बहुत डिसीजंस बहुत डिटेल में समझाया था। देन ऑप्शन both assertion and reason are correct and reason the correct explanation of A, that is A your right answer। आ जाइए, चलो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज हेल्पफुल। बेटा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है, जो आपकी टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर हेल्पफुल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी कैन बी मेजर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ रेशियो। नो बेटा, टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की कंपनी का ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हेल्पफुल करता है। यस ये करता है बेटा, यस ये करता है, दैट इज आवर राइट, दैट इज आवर राइट। और दूसरा जो है बेटा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी द कंपनी कैन बी मेजर बाय ऑल टाइप ऑफ रेशियो, नो ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है। ओनली असर्शन इज करेक्ट। ऑप्शन आपका आंसर होगा सी, ओनली असर्शन इज करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम 54 पे चलते हैं। 54 पे चलते हैं। करंट रेशो आपकी 2:1 है। करंट रेशो आपकी 2:1 है। हमें बताना है कि ऐसी इन तीनों में कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है, इन तीनों में ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन जिससे आपकी करंट रेशो इंप्रूव होती है। आपको पता है, अब हम बूझबानी कर दूंगा, हमारी रेशो 2:1 है। जब मैं पेमेंट टू क्रेडिटर करता हूँ तो मेरी रेशो जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो फर्स्ट केस हो जाएगा सर यहाँ से इंप्रूव होगी, इससे मेरी क्या होगी, इससे मेरी रेशो जो है क्या होगी, इंप्रूव होगी, यानी कि इंक्रीज होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब मैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट करूंगा तो बेटा आपका रेशो 2:1 है, तो ऊपर इन्वेंट्री बढ़ गई, नीचे लायबिलिटी बढ़ गई, तो इससे हो जाती है डिक्रीज। अगर मैं सेल ऑफ मोटर कार बेची, लॉस पे बेची, चाहे भाई लॉस पे बेची, जो मर्जी बेची, कुछ ना कुछ पैसा तो आया, कैश आ गया, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम लास्ट करने जा रहे हैं, 55वां क्वेश्चन। जो टारगेट था वो मेरा हो गया पूरा। ओहो, क्वेश्चन नंबर 55 फिर उड़ गया। भाई तू कहाँ चला जाता है?
आ गया। आ गया, देखो बेटा 55वां क्वेश्चन आ गया पे उस पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन वहाँ आ गया, 55वां नंबर क्वेश्चन आ गया। आप करिए इसको। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल यूजर। ये जो नोटा वर्ड है ये बड़ा ही दिक्कत करता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक्सटर्नल यूजर नहीं है? नॉट एन एक्सटर्नल। सर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, कंपटीटर, क्रेडिटर, बताइए। नॉट इज नॉट एन एक्सटर्नल, मतलब वो ये पूछना चाहता है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल। तो बताइए, इसका आंसर तो आप मुझे बड़े आराम से दे सकते हैं। सर, इसमें सिर्फ नॉट एन एक्सटर्नल यूजर कौन है? कंपटीटर। द कंपटीटर आवर इज ए नॉट एक्सटर्नल यूजर। तो देखिए बच्चों, आपका ये पेपर नंबर 3 भी ख़त्म हो गया है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको देखने का फ़ायदा होगा। बीच में छोड़ने का फ़ायदा नहीं होगा, फिर किया या नहीं किया एक बराबर होगा। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। अब अगली क्लास में पेपर नंबर 4 के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, और मिलता हूँ आपको मंडे को या संडे को। तो जब के लिए बेटा मेरे को आपके लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।